हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। लघु उत्तरीय एवं अति लघु प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम लोग केवल महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उस प्रश्न को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न हमारे याद रहे आपको कि ये सभी प्रश्न लॉन्ग है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न है यानी पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएँ। यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ था, उसमें गैरिबाल्डी, मेजनी और काबूर की क्या भूमिका थी? तो देखिए, किसी भी देश को एकता लाने में यानी देश के एकता बनाने में, किसी भी देश को स्वतंत्र बनाने में, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति का योगदान होता है। जिस प्रकार से इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, मेजनी और काबुल का योगदान रहा, उसी प्रकार से किसी भी देश के एकता को बनाने में बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान होता है। तो देखिए, मेजनी का योगदान क्या था? इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था? देखिए, आपको मालूम होगा, मेरे द्वारा ही पिछले वीडियो में बताया गया है कि मेजनी जो था, एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। मेजनी देखिए चाहता था कि किसी भी प्रकार से इटली का एकीकरण हो जाए। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और सेनापति होने के साथ-साथ वह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गया। उस संगठन का नाम था क्राबोनरी। यानी कि कार्बोनरी मेजनी कार्बोनरी नामक एक गुप्त संगठन से जुड़ गया। इस संगठन कार्बोनरी जो संस्था था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण कराया जाए। और अब देखते हैं हम लोग काबुल। देखिए और सॉरी देखिए, मेजनी के द्वारा आपको बता दूं कि मेजनी के जो द्वारा इटली के एकीकरण के लिए मेजनी के द्वारा इटली के एकीकरण के लिए ये दो संगठन बनाया गया था। यंग पहला देखिए जो संगठन था वो था यंग इटली। पहला संगठन था यंग इटली। पहला संगठन था यंग इटली, इसको मेजनी के द्वारा 1831 में बनाया गया था। पहला संगठन था यंग इटली, मेजनी के द्वारा इसको वर्ष 1831 में बनाया गया था। दूसरा संगठन था यंग यूरोप। दूसरा जो संगठन था वो था यंग यूरोप। इस संगठन को मेजनी के द्वारा वर्ष 1834 ईस्वी में बनाया गया था। मेजनी के द्वारा वर्ष 1834 में बनाया गया था। यानी कि इन दोनों संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से इटली के एकीकरण को किया जाए। तो देखिए, अब इटली के एकीकरण में काबुल की क्या प्रभाव थी? इटली के एकीकरण में काबुल जो था वो ऑस्ट्रिया देश को सबसे बड़ा बाधक मानता था। यानी कि काबुल का मानना था कि ऑस्ट्रिया ही वह देश है जिसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। तब काबुल ने 1860 से 61 में रोम यानी जो इटली का जो रोम शहर था उसको छोड़कर उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली के सभी राज्यों को मिला लिया, जिससे इटली का एकीकरण करने में कुछ सफलता मिली। इसके साथ हम लोग अब देखेंगे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में? देखिए, गैरिबाल्डी आपको बता दूं मैं कि गैरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। यानी गैरिबाल्डी का पेशा था नाविक। यानी नाविक कहने का मतलब जो नाव को चलाता था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? एक नाविक था। देखिए, गैरिबाल्डी दक्षिणी इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। देखिए, गैरिबाल्डी जो था ना, उसका मानना था कि इटली का एकीकरण ऐसे नहीं हो पाएगा। इटली के एकीकरण के लिए उसका मानना था कि हमें युद्ध की नीति लानी चाहिए या युद्ध की नीति अपनानी चाहिए। तब गैरिबाल्डी के द्वारा अपने सेनाओं को और अपने साथ रहने वाले कर्मचारियों को मिलाकर उसके द्वारा लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किया गया। गैरिबाल्डी के द्वारा गैरिबाल्डी के द्वारा लाल गैरिबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया गया।
और इसके साथ ही जब ये संगठन बन गया तब गैरिबाल्डी अपनी सेनाओं को लेकर इटली के 2 शहर सिसिली और नेपल्स पर गैरिबाल्डी के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और आक्रमण में गैरिबाल्डी को सफलता मिलती है और गैरिबाल्डी वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करता है। तो इस प्रकार ये सभी व्यक्ति इटली के एकीकरण में अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं और या अपना योगदान देते हैं। ये क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, विलियम वन प्रासा का एक राजा हुआ करता था। विलियम वन या विलियम प्रथम, विलियम विलियम प्रथम प्रासा का राजा हुआ करता था। विलियम विलियम प्रथम जो था वो प्रासा का राजा हुआ करता था। देखिए, विलियम प्रथम सोचता था ना कि जर्मनी का किसी भी तरह करके एकीकरण कर दिया जाए। जर्मनी के एकीकरण करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए उसे किसी विश्वासी व्यक्ति की आवश्यकता थी। तब विलियम वन के नज़र में बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया गया। यानी कि विलियम प्रथम के द्वारा बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी कि राजा बना दिया गया। तो जब बिस्मार्क को ये कार्यभार सौंपा गया कि जर्मनी का एकीकरण किस तरह हो, तो बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति को लाया। तब जब विलियम वन के द्वारा बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया गया, तो बिस्मार्क जानता था कि जर्मनी का एकीकरण ऐसे तो संभव है नहीं। जब बिस्मार्क समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण ऐसे संभव नहीं है, तब बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति लाया गया। बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति लाया गया। देखिए, रक्त और लौह की नीति का उद्देश्य क्या था कि बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी को बातों के माध्यम से एकीकरण नहीं किया जा सकता है। उसका मानना था कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए हमें खून बहाने पड़ेंगे, तलवार उठाने पड़ेंगे, तभी जर्मनी का एकीकरण संभव है। तब जब बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति को अपनाया, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो आप लिख सकते हैं कि रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क के द्वारा लाया गया था। तो देखिए, तब रक्त और लौह की नीति को अपनाकर बिस्मार्क कई देशों से युद्ध भी किया था। उन सभी युद्धों में सबसे प्रमुख युद्ध था सेडान का युद्ध। उन सभी युद्धों में सेडान का जो युद्ध था ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था जर्मनी के एकीकरण के माध्यम से। जर्मनी के एकीकरण के नज़रिए से देखें तो सेडान का युद्ध जो था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेडान का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था और इसमें फ्रांस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि फ्रांस इस युद्ध में हार चुका था और जर्मनी को जब इस युद्ध में जीत मिली तो जर्मनी एक बड़े तौर पे एक बड़ा राष्ट्र यानी कि बड़ा देश भरा और जर्मनी को यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के नज़रिए से देखा जाने लगा। यानी कि जर्मनी अब एक बहुत बड़े, विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था उस समय। देखिए देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय और कारणों की चर्चा करें। देखिए, राष्ट्रवाद को फैलाने में आप सभी जानते ही होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था राष्ट्रवाद को फैलाने में। देखिए, आखिर उस समय क्या हुआ ऐसा कि लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना फैलने लगी, लोगों के बीच देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति लगाव बढ़ने लगा। तो देखिए 1789 में 1789 में कब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो उसी क्रांति में एक सिद्धांत यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत या नारा कह सकते हैं आया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यानी कि फ्रांस में सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग समान हैं और सभी लोग सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, यानी लोगों के बीच भेदभाव खत्म हो चुका है। जब ऐसी भावना आई तो इस भावना को नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा एवं वहाँ के लोगों के द्वारा पूरे यूरोप में फैल गया, जिससे लोगों में राष्ट्रवादी भावना, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति लगाव जैसी भावना बढ़ी। और इसके साथ ही राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण आप कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1804 में नेपोलियन कोड या नेपोलियन, जिसे हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं, ऐसी एक कानून लाया गया था 1804 में। देखिए, नेपोलियन संहिता में क्या था कि इस संहिता के आने से सभी लोगों में समान न्याय और कानून की व्यवस्था थी वो सुधर चुकी थी। यानी कि अब लोगों को
कानून के मामले में भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी को सामान्य रूप से न्याय मिलता था। राष्ट्रवाद के प्रभाव यानी कि राष्ट्रवादी जब भावना आया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों के बीच? देखिए, जब राष्ट्रवादी भावना आया तो लोगों के बीच अपने-अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, अपने-अपने देश में राष्ट्रवादी भावना लाने के लिए आंदोलन शुरू होना हो गया। यानी कि आंदोलन उत्पन्न होने लगे, नए-नए आंदोलन लोगों के द्वारा किया जाने लगा। इसके साथ ही जो किसी भी शासक का जो वहाँ पर शासक जैसी व्यवस्था बनी हुई थी, यानी कि किसी भी देश में राजतंत्र जैसी व्यवस्था बनी हुई थी। राजतंत्र की व्यवस्था, देखिए राजतंत्र यानी कि राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का शासन होता है, यानी कि पूरे देश का जो संचालक या प्रतिनिधि होता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, यानी पूरे किसी देश को एक व्यक्ति के द्वारा ही चलाया जाता है। राजतंत्र जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई और राजतंत्र में जो शासक अपनी मनमानी करते थे, ये सब व्यवस्था समाप्त हो गई और लोकतंत्र जैसी व्यवस्था आ गई। लोकतंत्र जैसी व्यवस्था आ गई। देखिए, लोकतंत्र कहने का मतलब कि जनता के द्वारा शासन, यानी कि वैसी व्यवस्था जिसमें जनता का शासक हो, यानी कि जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस प्रतिनिधि के द्वारा जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए ही कार्य किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो राष्ट्रवाद के ये प्रभाव थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे माँ क्लासेस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।